नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज भारतीय संविधान के 25 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले कि पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, उसमें भी मैंने 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। और जितने भी भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनकी मैं एक श्रृंखला वाइज वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी है जो भारतीय संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, भारतीय संविधान का जितना भी जीके बनता था, उन जीके के क्वेश्चंस के साथ मैंने उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप उन क्वेश्चंस को देखने के बाद संविधान के किसी भी क्वेश्चंस में जो घबराएंगे नहीं और उस क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। तो बढ़ते हैं इस पार्ट के पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर जो जीके और कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान की अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। जैसे कि मैंने कहा है आपको कि मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। उससे पहले आप अपनी बुक्स और पेन को साथ में लेके बैठ जाइए, ठीक है। इन 4 में से आपको सही आंसर देना है। आपको मिलेगा हर क्वेश्चन के पीछे 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। और आप क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की साइज़ पे मत जाना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर करवाया है। यानी कि आप इन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट देखने के बाद इनसे रिलेटेड जितना भी कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको आप जो गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा है इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग टाइमिंग मिल जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर अपनी बुक्स में लिख दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर सही किए हैं। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत है जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो दी गई हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जितना भी बनता है उस सब जो क्लियर करवाऊंगा। अब अनुच्छेद 19 की बात हुई है तो 19 से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है संविधान के अंतर्गत उन सब की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 में जो पहले जो 7 तरह की स्वतंत्रताएँ दी है, ठीक है। फिर क्या है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद अब है जो 6 स्वतंत्रताएँ पीछे बची हैं, ठीक है। 90A में देख लो बोलने की स्वतंत्रता, 90B में शांतिपूर्वक हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, 90C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19E में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बचने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये अपवाद तो जम्मू कश्मीर के अंदर था लेकिन इसको धारा 370 को समाप्त करने के बाद अब ये भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आप अब जम्मू कश्मीर में भी बच सकते हो, ठीक है। और 90F के अंदर संपत्ति का अधिकार था जिसको कि समाप्त कर दिया गया है। और 90G के अंदर है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी है 90A में ही है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर है सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये सब स्वतंत्रता हैं जो अनुच्छेद 25 के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस लेख
यानी वरीयट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, ठीक है, और जिसको पूरा करना चाहिए। किसको? इनमें से चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, परमादेश। ठीक है, परमादेश के अंदर क्या होता है कि एक लेख यानी कि वृत होता है, उसके द्वारा है जो सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा के अंदर आता है और उसको पूरा करना भी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है परमादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इन सबको मैंने कहा ना कि आपको मैं क्वेश्चन के साथ उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा, यानी कि ये क्वेश्चन तो सिर्फ परमादेश का है, लेकिन उत्प्रेक्षण से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, निषेधाज्ञा भी पूछ सकता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। परमादेश हमने क्लियर कर ही लिया, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को लातीनी भाषा में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, अगर हमें इसको संवैधानिक भाषा की बात करें तो ये एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र अथवा रिट होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग करके किसी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई करवाई जा सकती हैं। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं उत्प्रेक्षण की तरफ। उत्प्रेक्षण क्या होता है कि उत्प्रेक्षण या उत्प्रेक्षणादेश, ठीक है, किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय से किसी अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है। ठीक है, और निर्देशित किया जाता है कि अमुक निर्णय की सुनवाई को पुनरावलोकन के लिए भेजे। ठीक है, अब बढ़ते हैं निषेधाज्ञा की तरफ। तो निषेधाज्ञा है जो उच्च न्यायालय को निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया जाता है, इसे निषेधाज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसे क्या कहा जा सकता है, तो इसे निषेधाज्ञा कहा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ये शिक्षा का अधिकार क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या मूल अधिकार है, या सांविधिक अधिकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका सीधा सा आंसर है ये शिक्षा का अधिकार है जो मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, शिक्षा का अधिकार है जो मूल अधिकार है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। शिक्षा का अधिकार है जो संविधान का 86वां संशोधन है, संविधान का 86वां संशोधन है। ये अधिनियम हुआ था 2002 में। भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एम इम्पोर्टेंट लगा लो। यदि आप बुक लेके बैठे हैं तो जल्दी से इसको लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी आ सकता है, क्योंकि संविधान के ज़्यादातर क्वेश्चन है जो वापस रिपीटेबल भी होते हैं। ठीक है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में जो कौन कौन से सिद्धांत हैं वो अंतर्निहित हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, या इन ये जो सभी सिद्धांत हैं। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है जो आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक, ये तीनों ही सिद्धांत अंतर्निहित हैं। उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हैं। इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों को। तो नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके जो 51 तक शामिल किया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है जो शामिल किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है नीति निर्माताओं के सामने कुछ सामाजिक या आर्थिक लक्ष्यों को प्रस्तुत करना, ताकि बृहत्तर सामाजिक आर्थिक समानता की दिशा में सामाजिक बदलाव लाए जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ निर्णय
दिए हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उन सबको इसके कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, का टाइम स्टार्ट होता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राय समाजवादी कब माना जाता है? जब ग्राम पंचायतों की स्थापना होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जल्दी से। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है जो अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन को बताया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों के संगठन को बताया है, ये किस में है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी बुक में लिख लीजिए। तो स्वीय निधि यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण है जो भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। ठीक है, ये सभी है जो ये तीनों भाग हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये भाग है जो नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, वापस मैंने रिपीट किया है दोस्तों, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 39 का में वर्णित है कि सभी को समान न्याय एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था है जो राज्य करेगा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण एक नीति निर्देशक तत्व है। पर्सनल लॉ का संरक्षण नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, पर्सनल लॉ का संरक्षण है जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, यहाँ तो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद रखने हैं। मैंने यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट में हर एक से रिलेटेड मैंने अनुच्छेद की बात कही है कॉन्सेप्ट में, तो इनको लिख लेना है आपको, अपनी बुक के अंदर रिपीट कर लेना है बार बार, क्योंकि अनुच्छेद से रिलेटेड हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के अंदर राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना इस बात को नहीं कहा गया है और ना ही दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह इनकी संख्या कुल 11 रखे। ठीक है, यहाँ पे ये सब है जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं आपको, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इन सब को आप पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको नहीं पढ़ा है क्योंकि वीडियो की साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन सब को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के कितने सत्र होते हैं? ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त सभी? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सब लोग दे ही दोगे, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो संसद के जो बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। बजट सत्र कब होता है, मानसून सत्र कब होता है, शीतकालीन सत्र कब होता है, ये सब सत्र है जो कब होते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं।
तो बजट सत्र है जो फरवरी से मई के बीच में होता है, ठीक है। और मानसून सत्र है जो जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, ठीक है। संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सांसदों के वेतन का निर्णय है जो संसद करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। हम देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। सांसदों के वेतन का निर्णय है जो संसद के अधीन कार्य करने वाली एक सरकारी एजेंसी रिक्सडॉग वेतन समिति है जो तय करती है कि सांसदों का वेतन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता पूछ लिया है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है जो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। आपके पास ये जो 3 ऑप्शन थे इनमें से कोई भी हो सकती हैं, यानी कि वो किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी हो सकता है। और वो किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी हो सकती हैं। और वो एक पारंगत विधिवेत्ता हो, ये भी हो सकती है। यहाँ पे डी ऑप्शन में पूछ लिया है कि उपयुक्त में से कोई भी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन यदि यह पूछ लेता है कि उपयुक्त में सभी, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन भी राइट होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे योग्यता की हम विस्तार में बात कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति है जो भारत का नागरिक हो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा वो व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होना चाहिए। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसको रट्टा मार लो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, और वो 62 वर्ष आयु पूरी न किया हो, ठीक है। यानी कि 62 वर्ष की आयु के बाद में जो वो न्यायाधीश नहीं बन सकता है, ठीक है। वर्तमान समय में जो CJAC निर्णय लेगी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ लेना है, बार बार पढ़ लेना। एक बार बुक में लिख के आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, और आपका कॉन्सेप्ट है जो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन घूम फिर के भी आ जाएगा तो इसका आंसर आप है जो आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे लगता है गलत आंसर दे बैठे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए भी इस भाषा का ही प्रयोग होता है, लेकिन नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो हिंदी राजभाषा का प्रयोग भी करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय है जिसने संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने जो संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्लियर। बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो 1967 में उच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विवाद में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उलट दिया, ठीक है। और ये निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये निर्णय जो 11 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया, 6 न्यायाधीश बहुमत में थे और 5 है जो अल्पमत में थे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन है जो किससे आहरित होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे संचित निधि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। संचित निधि से जो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन है जो आहरित होता है। बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन अनुच्छेद 112(3) गह के तहत भारत की संचित निधि पर आधारित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 112(3) और घ, इसको साथ में याद रखना है। ठीक है, इसके तहत है जो भारत की संसद नीति है जो आधारित है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के सत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के सत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता या केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो केरल उच्च न्यायालय यहाँ पर राइट आंसर है। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत है जो लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश है जो इसके सत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। केरल उच्च न्यायालय जो केरल राज्य का न्यायालय है। ठीक है, इसके अधिकार में केरल के साथ लक्षद्वीप भी आता है। इसे 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे, तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी है, क्योंकि ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है और आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है जल्दी से राइट ही दोगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह है जो 2,25,000 रुपये वेतन मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। लीला सेठ है जो भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वे देश की पहली ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोला है, तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को लिख लो और रट्टा मार लो। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। राज्यसभा, नगरपालिका, ग्राम पंचायत या विधान परिषद। इनमें से जो किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है? तो विधान परिषद एक ऐसी इकाई है जिसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। राज्य विधान परिषद एक सदन है। ठीक है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य है जो प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, इस सदन को समाप्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसके गठन एवं विघटन की व्यवस्था है जो की गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद एक विधान परिषद को तब विघटित कर सकती हैं और इसका गठन कर सकती हैं जब राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग है जो माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है?
तो इसका 1/12 भाग है जो विधान परिषद की माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा है जो निर्वाचित होता है। तो बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिल्ली एवं चंडीगढ़, दिल्ली एवं पांडिचेरी, पांडिचेरी, दिल्ली व दमन दीव। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, दिल्ली व पांडिचेरी है जो संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है जो अभी भी अस्तित्व में है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश भी था, और पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 1992 के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया है। दिल्ली व पुदुचेरी दोनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका हैं, लेकिन उनकी शक्तियां जो सीमित हैं। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर जो लागू हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पढ़ लेना। बार बार पढ़ोगे तो वैसे ही रिपीट हो जाएगा, लेकिन इन संविधान के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस के साथ इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इनमें से एक राइट आंसर को दीजिए। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा है जो विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण की बात महिलाओं के लिए की गई है? ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है, 33% है जो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में जो आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, बढ़ते इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में जो 33% आरक्षण की बात कही गई है, परंतु ये बिल अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग? ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वित्त आयोग है जो नीति आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट देख लीजिए। नीति आयोग का गठन है जो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग से वित्त आयोग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITT। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी एक है जो संविधानेतर संस्था है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो नीति आयोग है जो संविधानेतर संस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, नीति आयोग है जो संविधानेतर संस्था है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख है जो संविधान में नहीं है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प यानी कि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंदर है, वित्त आयोग है जो 280 के अंदर है, निर्वाचन आयोग है जो 324 के अंदर है। ये सब अनुच्छेद जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप बुक में लिख सकते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्री, आरबीआई, नीति आयोग या वित्त आयोग? इनमें से किसके द्वारा है जो राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है? ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पिछले एपिसोड में मैंने जो आपको 25 क्वेश्चंस और करवाए थे उनके साथ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया था, और इस पार्ट यानी कि दूसरे पार्ट में मिलाकर 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो अभी भी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और पिछले पार्ट और जितने भी संविधान से रिलेटेड पार्ट मैंने अभी तक अपलोड किए वो सब है जो देख सकते हो, सभी इंपॉर्टेंट है। उनमें मैंने क्वेश्चंस सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस को पूछा है, आपसे करवाए हैं, उसके बाद मैंने क्वेश्चन का आंसर उसका और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया है। ठीक है, तो वित्त आयोग है जो भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में जो सुझाव देता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगे ये सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके कॉन्सेप्ट को भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। संविधान का अनुच्छेद 280 ये उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर है जो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, ये सब है जो इससे रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट में बता दिया, आप इसको पढ़ सकते हो और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपने इन 25 में से कितने क्वेश्चंस को राइट किया है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।